नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। देश के दुश्मन के हाथों बिकी हरियाणा के हिसार की रहने वाली यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तानी सेना के जनरल असीम मुनीर ने हनी ट्रैप में फंसाया। ज्योति मल्होत्रा के जरिए असीम मुनीर और पाक की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने देश की कई खुफिया और संवेदनशील जानकारियां हासिल की। ज्योति मल्होत्रा खुद तो बिकी ही, दुश्मन से देश की सुरक्षा का सौदा भी कर लिया। लेकिन इन सब के बीच पहलगांव में आतंकी हमला इसलिए हो गया क्योंकि देश की गद्दार और पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही ज्योति मल्होत्रा ने ईमान के साथ साथ अपना जमीर तक बेच दिया। आतंकवादियों की मदद करते करते खुद आतंकवादी बन बैठी। ऐसा इसलिए क्योंकि आतंकवादियों का मददगार तो आतंकी ही होता है। पहलगांव में विधवा हुई 26 साल की महिला की दोषी पाकिस्तानी आतंकियों के साथ ही ज्योति मल्होत्रा भी थी, जिसने टेरर अटैक में आतंकवादियों की बड़ी मदद की। मोहिनी सूरत वाली यूट्यूबर ज्योति तो मुनीर की हनी भी बन गई। देखिए रिपोर्ट। मुनीर का आतंकी इरादा, ज्योति को बनाया दिलरुबा। दुश्मन को दी गोपनीय जानकारी, सिंदूर उजाड़ने में बराबर की भागीदारी। पाकिस्तान के हाथों बिकी ज्योति मल्होत्रा देशद्रोही निकली। मुनीर की हनी दिखने में अच्छी है, चेहरा फोटोजेनिक भी है। सोशल मीडिया पर अदाएं ऐसी बिखेरती है कि देखने वाला देखता ही रह जाए। बिंदास, शोक अदाएं, चंचलता, सब कुछ तो है उसमें। चाहे तो किसी को वश में कर ले, चाहे तो किसी की कशिश बन जाए। सोशल मीडिया पर फैन फॉलोइंग भी कमाल की है। पाकिस्तान के जनरल मुल्ला आसिम मुनीर की नजर पड़ी तो फिर ज्योति मल्होत्रा क्या से क्या बन बैठी, आज हर कोई ये जान चुका है। आसिम मुनीर को भारत में दहशतगर्दी बढ़ाने, आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए ऐसे ही मोहरे की जरूरत थी। लिहाजा मुनीर ने पहले ज्योति मल्होत्रा पर पासा फेंका, जो बिल्कुल सटीक पड़ा। भारत के खिलाफ एक गहरी और बड़ी साजिश रची गई। पाकिस्तानी सेना, पाक की खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकवादी संगठन, इन तीनों की तिकड़ी ने अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए ज्योति मल्होत्रा को आईएसआई के हवाले कर दिया। आईएसआई चीफ आसिम मलिक के प्यादे ज्योति मल्होत्रा से नजदीकी बढ़ाने में जुट गए। भारत में पाक एम्बेसी में काम करने वाला मोहम्मद दानिश हनी ट्रैप में सफल रहा। उसने ज्योति मल्होत्रा से ऐसा संबंध गांठा कि ज्योति खुद उसके जाल में फंसती चली गई। दोनों में इतनी गहरी पैठ बनी कि ज्योति ने सारी लक्ष्मण रेखा पार कर डाली। बात प्रेम मोहब्बत, आंतरिक संबंधों तक ही होती तो ठीक था, लेकिन ज्योति मल्होत्रा ने ऐसा काम किया जिसने उसे घर घर तक पहुंचा दिया। सोशल मीडिया से उसे इतनी शोहरत नहीं मिली थी जितनी कि आज वो हर जुबान पर चढ़ी हुई है। आप पहले इन दो तस्वीरों को देखिए। इन दोनों ही तस्वीरों में गहरा संबंध है। दोनों तस्वीरों में साजिशों के तार एक दूसरे से जुड़े हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये ज्योति मल्होत्रा की अब तक की कुंडली बता रही है, जिसे जांच एजेंसियां डिकोड करने में जुटी हैं। पहली तस्वीर आपके ज़हन से अब तक नहीं उतरी होगी। पति के बेजान शरीर के पास बैठी एक विधवा जो कुछ ही क्षण पहले सुहागिन थी। इस तस्वीर ने दिल को गहराई तक झकझोर दिया। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने एक झटके में 26 महिलाओं के सिंदूर उजाड़ दिए। अब दूसरी तस्वीर देखिए। कश्मीर की वादियों को कैमरे में कैद करती हुई ये लड़की ज्योति मल्होत्रा है। सोशल मीडिया के लिए वीडियो शूट करते हुए उसने पूरे इलाके की रेकी कर ली, जिसे पाकिस्तान में बैठे उसके मदारी आईएसआई तक पहुंचा दिया। ज्योति ने पहलगाम की यात्रा आतंकी हमले से 4 महीने पहले यानी जनवरी 2025 में की थी। पहलगाम आतंकी हमले से पहले वो कई बार पाकिस्तान भी जा चुकी थी। एक कदम की दूरी और हम अभी पाकिस्तानी बहन सिस्टर ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा कि ये दिल्ली में पाक एम्बेसी में भी मोहम्मद दानिश के मार्फत उसका आना जाना बेरोक टोक जारी था। इस दौरान पहलगाम में हुए आतंकी हमले का ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा था। आसिम मुनीर और आईएसआई की जाल में ज्योति ऐसी फंसी कि उसने देश की सुरक्षा को दांव पर लगा दिया। उसने कई संवेदनशील जानकारियां और वीडियो आईएसआई तक पहुंचाए। अंजाम 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के रूप में सामने आया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को अंजाम तो पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने दिया, लेकिन उसमें उन आतंकियों की मदद जम्मू कश्मीर में सक्रिय ओवरग्राउंड वर्कर्स ने की। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, ज्योति मल्होत्रा के गुनाह भी सामने आ रहे हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में ज्योति मल्होत्रा की संलिप्तता भी सामने आ रही है। ज्योति मल्होत्रा ने भी आतंकियों की उतनी ही मदद की जितनी अंडरग्राउंड वर्कर्स ने।
ज्योति की मदद से ही आईएसआई ने पहलगाम को हमले के लिए मुफीद माना। हमले के बाद आतंकियों के फरार होने के लिए आईएसआई को पहलगाम से अच्छी दूसरी जगह नहीं मिली। मल्होत्रा पहलगाम के साथ ही देश के दूसरे कई बड़े शहरों में घूमी। हर उन बड़े शहरों में गई जो धार्मिक लिहाज से बड़ी अहमियत रखते हैं, जहां लाखों की संख्या में हर दिन श्रद्धालु उमड़ते हैं, बेतहाशा भीड़ होती है। फिर चाहे वो वैष्णो देवी हो, जगन्नाथपुरी हो, बाबा बासुकीनाथ धाम हो, प्रयागराज हो, ज्योति ज्यादातर धार्मिक स्थलों पर जाकर घूमी। हर एंगल से वीडियो शूट किया, सोशल मीडिया पर अपलोड किया। जांच के दौरान ऐसे कई वीडियो उसके सोशल मीडिया पर जांच एजेंसियों को मिले हैं। ज्योति कई अहम और गोपनीय जानकारी आईएसआई तक पहुंचा रही थी, सोशल मीडिया के जरिए भी और व्हाट्सएप और स्नैपचैट के जरिए भी। और तो और, जब ऑपरेशन सिंदूर जारी था तब भी वो लगातार आईएसआई के संपर्क में थी। ज्योति मल्होत्रा पर पहलगाम में उजाड़े गए 26 सिंदूर के छींटे हैं। उसके चरित्र पर आतंकवाद का साया है। ज्योति मल्होत्रा ने आतंकियों की मदद कर, दुश्मन देश की मदद कर, आईएसआई की मदद कर देश से गद्दारी की है, देश की सुरक्षा को दांव पर लगाया है। वो आतंकियों के गुनाह में बराबर की हिस्सेदार है, बराबर की भागीदार है। आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होकर, मदद पहुंचाकर वो खुद आतंकवादी बन बैठी है। पाकिस्तानी आतंकियों की मदद करने वाले ओवरग्राउंड वर्कर्स की टोली में शामिल हो गई है। उसने वीडियो के जरिए आतंकियों को पहलगाम तक पहुंचने का सेफ पैसेज दिया है, भागने का सेफ पैसेज दिया है। अपने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की पैरोकारी करते करते ज्योति दुश्मन देश की जासूस बन बैठी। उसने सिर्फ गुनाह नहीं, देश के साथ गद्दारी की है। और मोदी सरकार में आतंकवादियों को, देशद्रोहियों को सजा मिलती है, मुआफी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जांच एजेंसियों की नजर इस वक्त उन जासूसों के ऊपर है जो पाकिस्तान के लिए भारत में रहकर जासूसी कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के लिए भारत में रहकर उनको तमाम सूचनाएं उपलब्ध करा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा चर्चित नाम अगर कोई है तो वो ज्योति मल्होत्रा का है। चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड पीके सहगल साहब जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड तपेश चौधरी, डिफेंस एक्सपर्ट, मेरे साथ मौजूद हैं। और एनके सूद साहब जो कि पूर्व रॉ अधिकारी हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ेंगे। जावेद हुसैन, हमारे दिल्ली के संवाददाता जो पल पल की जानकारी ले रहे हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले रॉ में रहे एनके सूद साहब के पास मैं चलूंगा और उनसे पूछने की कोशिश करूंगा कि सूद साहब, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात, थाईलैंड, भूटान, नेपाल और चीन के वीडियो भी ज्योति के चैनल पर मौजूद हैं। तमाम ऐसी संवेदनशील जानकारियां जो कि बॉर्डर की हैं, जो कि रक्षा प्रतिष्ठान की हैं। यहां तक कि 1 महीने पहले ज्योति ठीक वहीं पर गई थी, पहलगांव की उसी जगह पर गई थी जहां पर यह हमला हुआ। अब एजेंसियां लगातार तार ढूंढ रही हैं। बहुत सारी आपत्तिजनक चीजें उसके मोबाइल से, उसके घर से, उसकी डायरी से निकली हैं। क्या कहें? देखिए, सारी बातें क्लियर होती जा रही हैं कि क्या रोल था ज्योति मल्होत्रा का। ज्योति मल्होत्रा पे ड्रॉ की और आईजी की बहुत देर से नजर थी। जब ये पहली बार पाकिस्तान गई थी तब से नजर थी, और उसके बाद जब इसके वीडियो आने शुरू हुए बहुत सी जगह के, उसके साथ साथ इसके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रखी जा रही थी, इसकी क्या एक्टिविटीज चल रही हैं। देखिए, एजेंसीज का काम होता है कि किसी को, इंडिविजुअल को नहीं पकड़ना, पूरे नेटवर्क को पकड़ना। और जब पूरा नेटवर्क सामने आ गया तो इन्होंने दानिश को इंडिया से बाहर निकाल दिया। और इंडिया को पहले से पता था कि दानिश आईएसआई का आदमी है, और जब उसकी एक्टिविटीज नज़र आ गई, सामने आ गई, तो उसको पीएनजी कर दिया गया और उसके बाद ज्योति को पकड़ लिया गया। ज्योति एक्चुअली बहुत सी जगह गई थी। वो बेसिकली आप देखिए, ज्योति जैसे आप गए पहलगाम, वहाँ भी गई थी, और पाकिस्तान इसकी जो तैयारी कर रहा था अटैक करने की पहलगाम पे, उसकी तैयारी कम से कम 4-5 महीने पहले की गई थी। और ज्योति को जो उनके अकाउ ने कहा वो करती रही, जो काम उसको कहा वो करती रही। और ये कहा जाए कि वो अनजाने में कर रही थी, कोई अनजाने में नहीं कर रही थी। जो एजेंसीज काम देती हैं वो कहती हैं स्पेसिफिकली कि आप ये काम करो, तो करके आई। और देखिए, जैसे ज्योति करतारपुर कॉरिडोर में गई, वहाँ पे भी पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर को इसलिए खोला था ताकि वो अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क को यूज़ कर सके और खालिस्तानियों को यहाँ पे रेस कर सके। उनका यही पर्पज़ था, कोई सिखों की मदद करने का पर्पज़ नहीं था। और ज्योति वही काम करती थी। दूसरा, पाकिस्तान का हमेशा पर्पज़ है
या जितने भी हमारे यहाँ पे बाहर से लोग अटैक करते थे इंडिया के अंदर, जो इस्लामिस्ट अटैक करते थे, हमेशा हिंदुओं के टेंपल को डिस्ट्रॉय करते थे। सोमनाथ टेंपल कितनी बार डिस्ट्रॉय किया और इंडिया के अंदर जितने भी टेंपल है उसको इन्वेडर से डिस्ट्रॉय किया और बार बार डिस्ट्रॉय करते रहे। जब 1965 का वार हुआ तब भी पाकिस्तान के शिप्स आए थे और उन्होंने सोमनाथ टेंपल पे अटैक किया था, लेकिन वो डैमेज नहीं हुआ। और पाकिस्तान हमेशा हिंदुओं के हार्ट पे अटैक करने की कोशिश करता है, या मुसलमान जो इन्वेडर्स है वो ये सोच रखते हैं, और पाकिस्तान में उनमें से एक है। जब ज्योति यहाँ पे मंदिरों का पूरा फोटो भी खींच रही थी, सिक्योरिटी गार्ड से पूछ रही थी, दिखा रही थी यहाँ पे कैसी सिक्योरिटी है, कहाँ पे पुलिस वाले बैठे हैं, सारी की सारी वीडियोस वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बना रही थी, यानी कि पाकिस्तान के आईएसआई के लिए या पाकिस्तान के टेररिस्ट लोगों के लिए या टेररिज्म के लिए, ताकि यहाँ पे अटैक किया जाए। क्योंकि पाकिस्तान बहुत देर से कोशिश कर रहा था, उसको बहुत दर्द हो रहा था कि इंडिया के अंदर किस तरीके से मंदिर बनाए जा रहे हैं, राम मंदिर बनाया जा रहा है, और इसीलिए ज्योति को एक टास्क दिया गया था मंदिरों की पूरी रखी करने का, और पूरा काम कर रही थी अपने जो उसके आकार हैं उनके कहने पे। और ज्योति को कहे जाए इनोसेंट है, इनोसेंट बिल्कुल नहीं है ज्योति। देखिए ज्योति जब भी फॉरेन के अंदर गई वो पाकिस्तान की स्पेशल प्रिविलेज ले रही थी, पाकिस्तान की गाड़ियों में यूज कर घूम रही थी, और पाकिस्तान के ऐसे या पाकिस्तान के आर्मी के लोग उसको ड्राइव कर रहे थे, उसको लेके जा रहे थे, जैसे वीडियो में देखा गया। और जब आप पाकिस्तान से प्रिविलेज लेते हो, उनसे पैसे लेते हो या उनसे बेनिफिट्स लेते हो, तो आपसे काम तो कराएंगे। और ये कहा जाए कि ज्योति अनजाने में काम कर रही थी, ऐसी बात नहीं। ज्योति जो मंदिरों की वीडियो ले रही थी ताकि पाकिस्तान के फ्यूचर में एक टारगेट दिया जाए, कहाँ कहाँ वो अटैक कर सकते हैं, और जो स्पेशली इंफॉर्मेशन दे रही थी कौन सा दरवाजा है, कहाँ पे पुलिस वाले खड़े हैं, कहाँ पे सिक्योरिटी है। तो ज्योति का एजेंडा था पाकिस्तान के आईएसआई या पाकिस्तान के टेररिस्टों को फीड करना। और एजेंसीज, कई लोग कहते हैं एजेंसीज ने उसको पहले क्यों नहीं पकड़ा। देखिए एजेंसीज का काम होता है एक अकेले इंडिविजुअल को पकड़ने के बजाय पूरे नेटवर्क को पकड़ना, और उसके लिए टाइम भी लगता है। जब ज्योति को आइडेंटिफाई किया गया और अब जहाँ से इसके साथ जो बाकी लोग थे या 10 से 12 उनको पकड़ा गया, और साथ साथ अभी और भी लोग सामने आएंगे जिनको पकड़ा जाएगा, और बहुत सी चीजें और भी। बिल्कुल आपने सही कहा कि अभी बहुत से लोग ऐसे सामने आएंगे जो पकड़े जाएंगे, लेकिन 13 मई 2025 वो तारीख थी। इस तारीख को जो पाकिस्तानी उच्चायोग में दानिश है, दानिश को भारत सरकार ने 24 घंटे में देश छोड़ने के आदेश दिए। दानिश क्या करता था? दानिश उन लोगों को चिन्हित करता था, उन लोगों को आइडेंटिफाई करता था, या तमाम सोशल मीडिया पर उन लड़कियों को आइडेंटिफाई करता था जिनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं, उनसे संपर्क करता था, उन्हें उच्चायोग की पार्टी में बुलाता था, और फिर उन्हें तमाम सारे ऑफर भी दिए जाते थे। शुरुआत गजाला से हुई, और गजाला के बाद अब तक 11 लोग पकड़े जा चुके हैं, और जासूसी करने वालों की धरपकड़ हो रही है। तपेश चौधरी मेरे साथ मौजूद हैं। तपेश साहब, ज्योति बहुत समय से ये कर रही थी, वो पाकिस्तान जा रही थी, धार्मिक यात्राओं के नाम पर भी पाकिस्तान जा रही थी। जो दानिश है, जो कि आईएसआई का हैंडलर था, उसके संपर्क में काफ़ी समय से थी, और जब वो पाकिस्तान जाती थी तो आईएसआई के तमाम हैंडलर से मुलाकात भी होती थी, यहाँ तक कि पाकिस्तान में उसके रहने, खाने, घूमने, गाड़ी का इंतज़ाम भी आईएसआई करती थी। इस तरह की जानकारी निकल कर आ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर पहलगांव में घूम रही है, वहाँ के वीडियो, वहाँ की तस्वीरें वो उपलब्ध करा रही हैं, तो मुझे लगता है कि शायद देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जो इन आईएसआई के हैंडलर्स के तौर पर संपर्क में हैं। ये बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, पहले तो मैं ये बोलूँगा कि ये इतनी 140-45 करोड़ की जनसंख्या है यहाँ पे, और हर तबके के, हर तरीके के लोग यहाँ रहते हैं। इंटेलिजेंस एजेंसियों के लिए बहुत मुश्किल काम है, पहली बात तो मैं ये बोलूँगा। दूसरा, मैं ये बात कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ कि यह देश जयचंदों का है। अगर आप हिस्ट्री निकाल के देखो तो कोई भी लड़ाई, हमारे जितने बहादुर रहे ना, उतने ही गद्दार भी इस देश में पैदा हुए। कोई भी लड़ाई हमारे किसी भी पुराने राजा ने, किसी भी वॉरियर ने हारी नहीं बिना गद्दारी के। तो इसलिए हमें ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि इस चीज़ को समूल मिटाया कैसे जाए, और कैसे ये कम से कम लोग दूसरे के इन्फ्लुएंस में बने। क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण क्या हो गया है कि अब ये नए तरह का स्पाइंग सिस्टम खुल गया है। पहले जो स्पाइज होते थे किसी भी कंट्री के, वो बहुत छुपे हुए किसी एक दूसरे रूप में रहते थे और अपने आप को बहुत ज्यादा सोशल हाईलाइट नहीं करते थे। लेकिन ये अजीब सा सिस्टम हो गया है कि जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं
आप उन्हीं को हायर कर लो, तो मतलब वो कहीं भी जा रहे हैं तो उसके ऊपर शक होने का सवाल ही नहीं है। और वो घूमने फिरने वाले लोग हैं। और ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं क्या? ये थोड़ी सी चीप पॉपुलैरिटी के लिए, अपने आप को थोड़े से यूट्यूब से और उससे पैसे कमाने के लिए, अपने आप को फेमस करने के लिए, फेम पाने के लिए उल्टी सीधी किसी भी तरह की हद तक गिर सकते हैं। और ये जब गिरते हैं और इन्हें थोड़े से पैसे मिलते हैं, थोड़ा सा फेम मिलता है, तो फिर इनको लेविश लाइफस्टाइल की आवश्यकता होने लगती है। इनको उन्हें वो गाड़ियां भी चाहिए, उन्हें वो वॉच भी चाहिए, उन्हें घूमना फिरना भी चाहिए, और उसी का फायदा ये दुश्मन देश उसको बड़ी आसानी से उठा लेते हैं। तो ये जो है, ये लैक ऑफ एजुकेशन है मेरे हिसाब से। क्योंकि ये जो नया सिस्टम है आज की डेट में, हमारी एजुकेशन मेरे ख्याल से उस लायक नहीं है। जब बच्चों को स्कूल्स में 10th 11th 12th ग्रेड बच्चों को और कॉलेजेस में इन सब बातों के बारे में, सोशल मीडिया के बारे में, सोशल मीडिया के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, आप कहाँ जा सकते हो, आप देखिए ना हमारे देश में कितने लोगों के साथ बैंक फ्रॉड होता है। लैक ऑफ एजुकेशन ही तो है। और ये जो शुरू में ये लोग छोटे से पैसे और छोटी सी विजिट के लिए घुस जाते हैं, लेकिन जब घुस जाते हैं तो उससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता, फिर थ्रेट्स मिलने लगते हैं, फिर इनको डर लगने लगता है कि अब हम कैसे बचेंगे, अब तो हमें करना ही है। तो ये एक एजुकेशनल सिस्टम है जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में आना चाहिए। दूसरी, मैं जो अपने रॉ अफसर हैं उनसे उनकी बात को मैं काटना नहीं चाहता, वो उनका एक्सपीरियंस है इंटेलिजेंस एजेंसी में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक नेटवर्क को ढूंढने के चक्कर में अगर कोई काम चल रहा है, आपकी किसी पे नजर है, तो हम उस इंसिडेंट को होने क्यों देते हैं जी? हम उस इंसिडेंट को रोकते क्यों नहीं है? चलिए आपके पास नेटवर्क में 15 लोग नहीं पकड़े जाएंगे, 3 लोग पकड़े जाएंगे, लेकिन वो नेटवर्क तो टूट जाएगा। दुश्मन जो भी उसको हायर करे बैठा है, उसकी आंखें खुल जाएंगी कि अब ये नेटवर्क बस तो नहीं हो गया। तो मैं उनसे ये सवाल करना चाहूंगा कि हम ऐसा करते क्यों नहीं है? हमने क्यों उसको अलाउ किया अगर हमारी नजर थी उसके ऊपर, और वो पहलगांव भी जा रही है, मंदिर भी जा रही है, राम मंदिर भी जा रही है, और फिर हम वेट कर रहे हैं कुछ बड़े इंसिडेंट का होने का, और फिर हम सारे नेटवर्क को पकड़ेंगे, तो अब अचीव क्या करेंगे इससे? जी, मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिएगा जी, मैं प्लीज। इसके बात का जवाब दे दूं। जी जी, बताइए। इंटेलिजेंस में मैं काम करता हूं कि आप काम करते हैं? आपको पता है इंटेलिजेंस कैसे काम करती है? जनरल साहब इस चीज को समझ सकते हैं। इंटेलिजेंस का सिस्टम होता है कि एक नेटवर्क को पकड़ना, एक इंडिविजुअल को पकड़ना नहीं होता। अगर आप ज्योति के ऊपर पहले हाथ डाल देते तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं पकड़ सकते थे। मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा काम क्यों किया जाता, ये सारी एजेंसी इस तरीके से काम करती हैं। और इसके ऊपर क्वेश्चन उठाना या अननेसेसरी कोई बात करना किसी भी तरीके से जायज नहीं है। जिसको नॉलेज हो मैंने क्वेश्चन नहीं उठाया साहब, मैंने आपसे एक सवाल किया था कि हम ऐसा क्यों नहीं करते। मैंने क्वेश्चन नहीं उठाया, मैंने आपको आपके एक्सपीरियंस के लिए आपको बधाई दी, मैंने उस पर कमेंट नहीं किया। नहीं, आज ये सिस्टम नहीं बना हुआ, ये सिस्टम सदियों से चला आ रहा है। और सिर्फ इंडियन इंटेलिजेंस ऐसा काम नहीं करती, बाकी इंटेलिजेंस एजेंसी भी ऐसा काम करती है। मैं यूके में पोस्टेड था, यूके की एजेंसी एक आदमी को पकड़ने के लिए, पूरे नेटवर्क को पकड़ने के लिए उन्होंने 8 साल तक इंक्वायरी की। इंटेलिजेंस एजेंसी पुलिस की तरह काम नहीं करती। तो मैं अपने सवाल को दूसरी तरह से आपको पुटअप करता हूं। अगर हमें ये पता था, तो अगर वो पहलगाम भी गई और ऐसी जगहों पे गई, हमें शक था, अगर हम इसको, अगर पहलगाम अटैक हो गया, अब हम उसकी सांप निकल गया, उसकी लकीर देख रहे हैं, तो हम क्या इसको रोक सकते थे? बेसिकली बोलने से कुछ नहीं होता। जब पहलगाम गई तो तब तो कोई इंसिडेंट नहीं हुई। उसका जो नजरिया तब आया सामने जब पहलगाम पे अटैक हो गया कि क्यों गई थी, इसी के बाद काम करेंगे। और एजेंसी जब काम करती है तो पूरे तरीके से फुल प्रूफ काम करती हैं। आधा काम करने से हम उस आदमी को बचा नहीं पाएंगे, वो आदमी को कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे। जब हम उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है, कहां से उसको पैसा मिला, कहां गई, क्या क्या खर्चा किया, क्या उसके। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि तपेश जी ने शुरुआती दौर में इस बात का जिक्र किया कि 140 करोड़ की आबादी का देश है, और इस 40 करोड़ की आबादी में कौन व्यक्ति आईएसआई के किस एजेंट से मिल जाएगा, किस हैंडलर के संपर्क में है, कहना बहुत मुश्किल है। जब तक कि चीज़ों को जोड़ा नहीं जाएगा, जब तक कि बिंदुओं को कनेक्ट करने की, डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश नहीं होगी, तब तक कैसे पता चलेगा। और पहलगांव की घटना के इर्द गिर्द पता चला, ये जानने की कोशिश की कि क्योंकि दानिश को तत्काल निकाला गया, और दानिश को जब निकाला गया तो ये पता करने की कोशिश की कि दानिश के से आखिर कौन जुड़ा हुआ है। और उस वक्त ये पता चला कि ये ज्योति सहित तमाम लोग दानिश के संपर्क में थे, और ये लोग संपर्क में थे, ये भारत की तमाम सारी सूचनाएं उनको भेज रहे थे। पीके सहगल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनके पास चलूंगा। सहगल साहब आपके पास आता हूं, उसके पहले एक बार जावेद के पास चलूंगा, क्योंकि जावेद लगातार हर रोज तमाम सारी जानकारियां निकल कर आ रही हैं। गजाला, ज्योति मल्होत्रा, तमाम और सारे एजेंट भी निकल कर आ रहे हैं। लेकिन बात यहां पर यह हो गई है कि आखिर इतनी देर क्यों हो गई इन तक पहुंचने में, तब जबकि ये पाकिस्तान
जान लगातार जा रही थी। पाकिस्तान में पाक उच्चायुक्त की पार्टी में शामिल हो रही थी। ISI के तमाम हैंडलर के ये संपर्क में थी। देरी कैसे हुई? जावेद। और देखिए मनोज जी, जो जिस तरीके से ज्योति मल्होत्रा का जो पूरा मामला है और ये जो केस कहीं ना कहीं हर दिन नए खुलासे आ रहे हैं। अब हाल में ही अभी हम आपको रविवार को बता दें कि जो मिलिट्री एजेंसी इंटेलिजेंस है उनकी एक जो टीम है वो गई थी सोर्सेज के हवाले से वृंदावन गई थी। वृंदावन में एक कॉल इनपुट मिला है जिसको इनपुट को डेवलप किया गया था और इसी CDR के बेस पर जो कि इसके 4 फोन जो ज्योति मल्होत्रा के जो 4 फोन है उनको फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया था। उसके CDR उसके कॉल्स डिटेल्स के लिए, जिसमें जो बताया गया है मनोज जी की एक शख्स है जो वृंदावन में रहता है, वृंदावन का रहने वाला है और ज्योति से लगातार जो बात हो रही थी और इधर ज्योति की गिरफ्तारी से पहले की अगर बात करें तो ये लगातार फ्रीक्वेंटली बात हो रही थी, जिसको लेकर एजेंसी पूरी तरीके से अलर्ट हुई और उसने इस नंबर को जब एग्जामिन किया तो पता चला कि वृंदावन का। जब पुलिस वहां पे पहुंचती है, इंटेलिजेंस की टीम और जांच टीम, और उसके बाद लोकल पुलिस को इंटीमेट करती है, पूरी इनपुट को बताती है, उसके बाद बताती है कि आखिर वो यहाँ तक क्यों पहुंचे हैं। तो शख्स की तलाश की जाती है लेकिन फिलहाल वो शख्स नहीं मिला। अब क्या वो शख्स ज्योति के साथ एक हैंडलर के तौर पर जुड़ा हुआ था या ज्योति के सारे जो पाकिस्तान को लेकर जो जासूसी की जा रही थी वो शख्स को पता था, या महज एक इत्तेफाक है कि या तो वह कोई ज्योति का जानकार था। लेकिन ज्योति के जिस तरीके से पूरी बॉडी लैंग्वेज है और तमाम ज्योति के हर एक ब्लॉग को देखिए मनोज जी, उसके हर एक वीडियोस को देखिए तो वो वीडियोस अपने में कुछ ना कुछ कहता है। क्योंकि अगर साउथ की अगर वीडियो को देखें तो उसके शूट करने का, उसके बात करने का तरीका पाकिस्तान और इंडिया के जो बॉर्डर इलाके, जो पाकिस्तान और LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब का जो जहां पे ज्योति गई उसमें बॉडी लैंग्वेज, उसमें शूट करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट था। चीन भी गई, पाकिस्तान गई और जिस तरीके से जो आपको बता दूं कि एक कहीं ना कहीं पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा ये मॉड्यूल था कि पाकिस्तान ये चाहता था कि ज्योति जो है पाकिस्तान के जो हिंदू समुदाय के लोग हैं या पाकिस्तान का जो एक पूरा छवि है, पाकिस्तान का जो एक पूरा एनवायरनमेंट है, ज्योग्राफिकल सारी चीज़ों को ज्योति अपने चैनल्स के जरिए, अपने ब्लॉग के जरिए दिखाए और साथ ही साथ जो एक पूरा मॉड्यूल था कि ज्योति के जरिए इंफॉर्मेशन हासिल करना। चीन में, अलग कंट्रीज में पाकिस्तान ये चाहता था, दानिश को ये काम बाकायदा सौंपा गया था कि इस तरीके के जो जो इन्फ्लुएंसर्स हैं या इस तरीके के जो लड़के हैं या जो लोग हैं जो ज़रूरतमंद हैं, जिनको वीज़ा चाहिए, जो पाकिस्तान जाना चाहते हैं, जिनके रिश्तेदार हैं इकोनॉमिकल तौर पर, वो उसको कहीं ना कहीं चाहते हैं कि अपने रिश्तेदारों से मिलकर कुछ पैसे, जैसे गजाला का मामला है, देवेंद्र का है या फिर अरमान के, इसमें से ज़्यादातर लोग मनोज जी वो लोग हैं जो आपको पाकिस्तान जा चुके हैं और कुछ लोग जो पाकिस्तान नहीं गए। तो हर तरीके के हैंडलर्स को, हर तरीके के मॉड्यूल को जो है दानिश ने बाकायदा पूरी तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया। लेकिन जिस तरीके से कहते हैं कि कोई ना कोई कितनों शातिर हो, कोई ना कोई चूक हो ही जाती है, तो ठीक उसी तरीके से इन लोगों से वही चूक हर एक एंगल्स पे हुआ। तकरीबन 9 अभी तक वो देश के वो गद्दार जिन्होंने देश के खिलाफ जासूसी की है, अब पाकिस्तान को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से लोकेशंस की बात करें या फिर इंफॉर्मेशन की बात करें, सबका एक अलग अलग रोल था। और ज्योति के एक बॉडी लैंग्वेज को देखिए और बाकी ब्लॉगर्स की आप बॉडी लैंग्वेज को देखिए तो जिस तरीके का ये हम किसी पे टिप्पणी नहीं करें, लेकिन जिस तरीके का ज्योति का जो पूरा एनवायरनमेंट था हर ब्लॉग का, उसको देखिए और बाकी ब्लॉगर्स को देखिए तो बहुत आपने जावेद ठीक कहा कि ज्योति एक संकेत देती थी। वो ब्लॉगर का काम तो कर रही थी लेकिन एक मैसेज देती थी अपने सोशल मीडिया के जरिए, अपने हैंडलर्स को मैसेज देती थी और उस जगह को आइडेंटिफाई भी करती थी, क्योंकि वो बॉर्डर पर भी पहुंची। बॉर्डर पर पहुंचकर भी उसने इसी तरह के संकेत दिए। मेरे साथ पीके सहगल साहब मौजूद हैं। पीके सहगल साहब, नए नए तरीके ढूंढने की कोशिश तमाम इस तरह के ISI के एजेंट करते हैं, आतंकवादी करते हैं, सेना भी करती है। और ज्योति इंडोनेशिया भी गई, पाकिस्तान भी गई, संयुक्त अरब अमीरात भी गई, थाईलैंड भी गई, भूटान भी गई, नेपाल भी गई और चीन भी गई। और जावेद जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, जावेद का साफ तौर पर यही कहना है कि ज्योति जब भी भारत की ऐसी संवेदनशील जगह, चाहे वो धार्मिक हो या पर्यटन स्थल हो, वहां पर एक अलग तरीके से वो मैसेज देती थी। यानी कि वो मैसेज भी दे रही है, आपको इंफॉर्मेशन दे रही है और लोगों को पता भी नहीं चल रहा। तो बहुत बेहतर तरीके से एक नया स्टाइल यहां पर ISI ने क्रिएट करने की कोशिश की कि ब्लॉगर के तौर पर भाई सांस्कृतिक आदान प्रदान है,
और इससे पहले भी कई बार कई देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है। सोशल मीडिया के दौर पर खुली छूट है, आप कहीं भी जाइए, खाने के ब्लॉग बनाइए, आप टूरिस्ट प्लेसेस के ब्लॉग बनाइए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इन ब्लॉग्स में एक संदेश और संकेत छुपा होता था जिससे सूचनाएं पाकिस्तान को मिलती थी। सहगल साहब, इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं, उसके जितने भी शूट्स हैं, जितने भी ब्लॉग्स हैं, हर एक में संकेत है, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली संकेत हम लोग नहीं देख सकते, लेकिन जो उसके हैंडलर्स थे पाकिस्तान थे उनको इन्फॉर्मेशन मिल रही थी। ज्योति जो है एक स्कोप थी पूरे व्हील के अंदर, बड़ा लाजमी था कि पूरे व्हील को तोड़ा जाए, और इसको तब तक इसको अरेस्ट नहीं किया गया जब तक बड़े व्हील का पता लगा। तो बहुत लाजमी है कि इसके माध्यम से पूरा व्हील पता लगे, और भी काफ़ी सारे लोग होंगे, 8-10-15 लोग, अभी तो 12 या 13 लोग पकड़े गए, कम से कम 10-15 लोग और भी होंगे। बहुत लाजमी है कि हमको पूरे व्हील का पता लगे कि पाकिस्तान इस माफी की कैसे कार्रवाई करे। देखो, इस देश में 140 करोड़ लोग हैं, बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तान के स्लीपर सेल्स हैं, बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तान फिफ्थ कॉलमिस्ट है। अनेकों लोग पाकिस्तान के साथ जुड़े होंगे जो पैसा को लेकर या मनी ट्रैप के माध्यम से या किसी और अपनी कमजोरी की वजह से पाकिस्तान के फंसे होते हैं। सिक्योरिटी वाले जो है, आईबी जो है, रॉ जो है, बड़ी कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद भी 140 करोड़ लोगों के ऊपर आप नजर नहीं रख सकते। लेकिन मेरे मुताबिक ये गद्दार है और इसको इसी माफी की सजा मिलेगी जिस माफी की सजा के लायक है। ये गद्दार को सजाएं, दो ही तरह की सजाएं होती है, या सजाएं मौत या लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड डेथ। इसको क्या मिलता है वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन वो तो कोर्ट डिसाइड करेंगे। लेकिन वास्तव में इसने बहुत बड़े पैमाने पर देश को नुकसान पहुंचाया है। किस प्रकार का नुकसान पहुंचाया, किस प्रकार की इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को दी है, वाकई बहुत नुकसान यहाँ पर पहुंचा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, वापस आएंगे तो चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। एसोसिएट